बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी व्याकरण रीति का भाग 8 क्लास 8 के चैप्टर 11 वाक्य विचार के बारे में यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए खोलते हैं पेज नंबर 79 चैप्टर 11 वाक्य विचार। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वाक्य की परिभाषा। देखिए, यहाँ वाक्य को हेडिंग बनाने के बाद से हम ऊपर से 6वीं 7वीं लाइन में आते हैं। बीच में मैंने अंडरलाइन करके और नंबर 1 डाला है और लिखा है शब्दों के जिस सार्थक समूह से किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट किया जा सके वाक्य कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन इसको या करके लिखना है, शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ दे वाक्य कहलाता है। इसके बाद इसी के नीचे मैंने जैसे पेंसिल से लिख के दिखाया है, सीता अच्छी लड़की है और राम घर जाता है। तत्पश्चात हम वाक्य के अंग के बारे में आते हैं, हेडिंग बनाएंगे इसे और अंडरलाइन करके लिखते हैं। वाक्य के निम्नलिखित 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके लिखने के पश्चात हम हेडिंग डालते हैं उद्देश्य। कर्ता, वाक्य में कर्ता जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। दूसरा हेडिंग डालते हैं विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तत्पश्चात जैसे कि हेडिंग डाल करके और हम लिखते हैं अमन 7वीं कक्षा में पढ़ता है, जिसमें अमन उद्देश्य है और 7वीं कक्षा में पढ़ता है, यह विधेय है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, अच्छे लड़के माता पिता का कहना मानते हैं, जिसमें अच्छे लड़के उद्देश्य है और माता पिता का कहना मानते हैं विधेय है। इसी प्रकार से 2 और एग्जाम्पल हैं, इनको भी हम कॉपी में लिख सकते हैं। अगला हेडिंग डालते हैं वाक्यों के भेद और इसके अंतर्गत लिखते हैं वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 रचना के आधार पर और नंबर 2 अर्थ के आधार पर। इसे कॉपी में लिखने के पश्चात हम आगे आते हैं, हेडिंग डालते हैं कॉपी में रचना के आधार पर वाक्य के भेद और लिखते हैं, अंडरलाइन करके दिखाया है, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य और ग मिश्र या मिश्रित वाक्य। इन तीनों को लिखने के पश्चात नया हेडिंग डालते हैं सरल वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पवन सदा समय पर आता है, आज तेज़ हवा चल रही है, रेलगाड़ी समय पर आ गई है, यहाँ कई साल से सूखा पड़ रहा है। दूसरा हेडिंग डालते हैं संयुक्त वाक्य और अंडरलाइन करके मैंने दिखाया है, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पर समुच्चय बोधक जो है कंजक्शन को कहते हैं। जैसे हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं किंतु वह अभी तक नहीं आया। इसी तरह से 2 एग्जाम्पल और हैं, इन्हें लिख लेने के पश्चात हम आते हैं संयुक्त वाक्य बनाने के लिए किंतु, परंतु, मगर, पर, और, एवं, या, अथवा, अन्यथा आदि समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज और शेष उसके आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज हों उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह जानता है कि तुम उसकी सहायता करोगे, कल सुबह तेज वर्षा हो रही थी इसलिए वे इलाहाबाद नहीं जा पाए। इसमें जो कलर्ड वाक्य है वह प्रधान वाक्य है और दूसरे जो हैं आश्रित उपवाक्य हैं।
आश्रित उपवाक्य हेडिंग डालने के पश्चात आइए हम लिखते हैं, जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए अन्य उपवाक्य अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है, आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यह स्वतंत्र नहीं होता है, इसीलिए आश्रित उपवाक्य कहलाता है। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। हेडिंग डालते हैं, संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम का काम करता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे रीना ने कहा कि मैं घर जा रही हूँ। ऐसे करके 3 और एग्जाम्पल हैं जिसे हम कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है रंगीन छपा हुआ जो वाक्य है, रंगीन कलर्ड जो वाक्य है, वह उपवाक्य वाक्य में संज्ञा की तरह से कार्य कर रहा है, अतः ये संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य विशेषण का काम करता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह आदमी जिसने आपकी साइकिल चुराई आज पकड़ा गया। सफलता उसे मिलती है जो परिश्रम करता है। इसमें आप देख रहे हैं जो रंगीन छपा हुआ वाक्य है वह उपवाक्य जो है विशेषण का काम कर रहा है, अतः ये सभी कलर्ड उपवाक्य जो हैं विशेषण उपवाक्य हैं। तत्पश्चात हम हेडिंग डालते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया का काम करता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब बिजली गई मैं यह कविता याद कर रहा था, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ चले जाओ। इन दोनों वाक्यों में जब बिजली चली गई और जहाँ तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है, यह क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। अर्थात वाक्य मैं कविता याद कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ चले जाओ, इस वाक्य की क्रिया की विशेषता को स्पष्ट कर रहा है। अतः यहाँ तीनों एग्जाम्पल में जो कलर्ड वाक्य है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। विधिवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट होता है उसे विधि या विधान वाक्य कहते हैं। जैसे पूनम परीक्षा की तैयारी कर रही है, विपिन ने अपना काम पूरा कर लिया है, पिछले साल हम गोवा गए थे, इत्यादि। निषेधवाचक वाक्य, हेडिंग डालने के पश्चात लिखते हैं, जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में निषेध सूचक शब्द नहीं, ना, मत, कभी नहीं का प्रयोग होता है। जैसे डाकिया आज नहीं आया, ना वह स्वयं आया, ना उसका अपने भाई को भेजा, फिर कभी ऐसा मत करना, इत्यादि। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क्स लगा होता है। जैसे तुम मेरे साथ कब चलोगे, क्या रमन बीमार है, सारंग को कौन पूछ रहा था, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। तत्पश्चात अगला हेडिंग डालते हैं, इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे काश मैं भी तुम्हारे साथ होता, चिरंजीवी भव, सुखी रहो, ईश्वर आपकी रक्षा करे, इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। इस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श आदि का बोध होता है, उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया नीचे बैठ जाइए, कक्षा में शोर मत करो, बड़ों का आदर करो, उसे तुरंत मेरे पास लेकर आओ, इत्यादि। संकेतवाचक वाक्य, इस हेडिंग डालने के पश्चात लिखते हैं, जिस वाक्य में किसी काम का करना या होना दूसरी बात पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम सच नहीं बोलोगे तो दंड मिलेगा, कल वर्षा हुई तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम समय पर आ जाते
तो कुछ न होता इत्यादि। संदेहवाचक वाक्य, अगला हेडिंग डालने के पश्चात लिखते हैं, जिस वाक्य में किसी काम के होने में संदेह प्रकट किया जाता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद तुम्हारी बात बन जाए, अब तक तो वह चला गया होगा, संभवतः वह इस मकान में न रहता हो, कदाचित हमारा मोबाइल नंबर उसके पास हो। इसमें संभावना या संदेह प्रकट करने वाले शब्द शायद, संभवतः, कदाचित इत्यादि भी दिखाई देते हैं। तत्पश्चात हम अगला हेडिंग डालते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, करुणा, दया, विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होता है। जैसे तुमने कमाल कर दिया, कितना सुंदर बगीचा, अब तो हद हो गई, यह क्या हो गया। इसके बाद देखिए वाक्य परिवर्तन, हेडिंग डालने के पश्चात से यहाँ देखिए वाक्य परिवर्तन में सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा करना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। इसे वाक्यांतरण भी कहते हैं। इतना लिखने के पश्चात से देखिए यहाँ पर सरल से संयुक्त वाक्य, सरल से मिश्र वाक्य, संयुक्त से सरल वाक्य, संयुक्त से मिश्र वाक्य, मिश्र से सरल वाक्य, मिश्र से संयुक्त वाक्य, ऐसे हेडिंग डाल करके और उसके दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसे आपको कॉपी में लिख लेना है और याद करना है। तत्पश्चात आओ दोहराएं। यह जो है पाठ के अंतर्गत पढ़ाए गए विषय वस्तु का एक संक्षिप्त रूप है। तत्पश्चात हम आते हैं आओ कुछ करें। यह बुक में करना है। इसके सभी आंसर जो है मैंने आपको लिख करके दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा जो प्रश्न है, मिलान करो में मैंने क का चौथा, ख का तीसरा, ग का पहला, घ का पांचवा और अंग का दूसरा ऐसे लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि क का आंसर जो है वो चौथे नंबर का आंसर है, ख का तीसरे का आंसर है, ग तो उसके आंसर जो मैंने डाल दिए हैं। आप चाहें तो इस तरह से लिख लें या मिलान करके लिख लें। तत्पश्चात देखिए चौथा प्रश्न है, यह होमवर्क है, कॉपी में से लिख लीजिएगा। उद्देश्य और विधेय में अंतर स्पष्ट करिए, अर्थात उद्देश्य और विधेय की परिभाषा एग्जाम्पल के साथ लिख देंगे। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर स्पष्ट करने के लिए सरल वाक्य की डेफिनेशन लिख लेंगे और संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन लिख लेंगे तथा उदाहरणों के द्वारा इसके अंतर को स्पष्ट करेंगे। फिर विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य में दोनों की डेफिनेशन लिख करके, उदाहरण लिख करके उसके अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। तत्पश्चात देखिए पाँचवां और छठवां प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दिखा दिया है। सातवां जो प्रश्न है यह आपके लिए होमवर्क है। इसे बुक में करके रखेंगे और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके संदर्भ में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। 8वां प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह जो है ऑलरेडी मैंने आपको पीछे हेडिंग बना करके लिखने के लिए इंगित कर दिया है। तो आइए यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।